हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफ़ी अच्छा होगा। सो गाइस, अगर मैं अभी करंटली बात करता हूं आरआरबी जेई 2024 रिक्रूटमेंट के लिए रेलवे की तरफ से ऑफिशियल असेसमेंट लेटर को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। देखो, ये असेसमेंट लेटर है, ये नोटिफिकेशन नहीं है। पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा ये क्या होता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आरआरबी जेई 2024 को क्वालिफाई करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या मैं देख रहा हूँ, मैं ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे वीडियो आज के टाइम में ना बन चुका है यूट्यूब में, जो डायरेक्ट बता रहे हैं ये पढ़ो वो पढ़ो दिस पढ़ो दैट पढ़ो, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि किन किन चीज़ों को अगर आप अभी करोगे ना तो वो गलती होगा और आगे चल करना हो सकता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ अच्छा प्रिपरेशन होने के बावजूद भी। तो उन चीज़ों का ध्यान आप लोग को रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि असेसमेंट लेटर होता क्या है। देखो, अगर आप देखे होंगे नोटिफिकेशन, तो पहले ही आ चुका है रेलवे की तरफ से कैलेंडर आ चुका है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एएलपी का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये उन्होंने कहा था और वो हुआ भी। उसके अलावा फिर टेक्नीशियन उसके बाद आया था, है ना, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक कहा गया था पीरियड में। उसके बाद अगर थर्ड नंबर में देखोगे तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कहा गया था कि इसमें आप लोग को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर्स देखने को मिलेगा, पारा मेडिकल कैटेगरी देखने को मिलेगा, ये सब देखने को मिलेगा जुलाई से सितंबर के बीच में। तो देखो, जेई का जो है वो आ चुका है, जूनियर इंजीनियर्स का यहाँ पे वैकेंसी ड्रॉप कर चुका है। नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ असेसमेंट लेटर जरूर आ चुका है। अब बोलेंगे सर ये असेसमेंट लेटर होता क्या है। देखो, ये आपका असेसमेंट लेटर है, देख सकते हो, असेसमेंट फॉर द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए, है ना। तो ये कहा गया। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। अलग अलग जितने भी आरआरबी है, जितने अलग अलग जोन आप लोग का है ना, तो सभी जोन में पूछा जाता है कि आपके डिपार्टमेंट में जेई का कितना पोस्ट खाली है, उसका सारा ब्यौरा दीजिए। वो सारा ब्यौरा जब आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तब उसको फिर फाइनलाइज करा जाता है ना। उस बेसिस पर एग्जाम को कंडक्ट करा जाता है, नोटिफिकेशन लाया जाता है। तो ये तो चीज एक पक्का हो गया कि जितना नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कहा जाता है, आपको ये चीज तो इतना देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें अभी फिलहाल जो आ रहा है टोटल, वो आ रहा है 7,911। ये कुछ टोटल वैकेंसी है जो जूनियर इंजीनियर्स में आ रहा है। इसमें केवल अगर जेई का बात करता हूँ जूनियर इंजीनियर का, तो इसमें आ रहा है 7,346। लेकिन इसके अलावा आप लोग को डीएमएस का भी वैकेंसी देखने को मिल रहा है, कुछ 400 के आसपास है, 398 अगर मैं पूरा बात करता हूं तो। सिमिलरली सीएमए का बात कर लेता हूं तो इसमें 150 है, समझ गए। और कुछ वैकेंसी है 5-12 है, तो ये मेजर मेजर 3 वैकेंसी है। तो कुल मिला के आप बोलोगे कि 8,000 का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। ये तो हो गया। अच्छा सर, ये वैकेंसी बढ़ सकता है या नहीं, तो बढ़ने का भी चांस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देखो, मेरा बात समझना, इससे पहले याद करो एएलपी के टाइम पे वैकेंसी कितना आया था, 5,000 के आसपास आया था, राइट। और कितना सारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बावजूद भी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। डायरेक्ट बोल दी रेलवे डिपार्टमेंट, कितना सारा मीटिंग हुआ था, लेकिन वो बोल दी कि देखो वैकेंसी बढ़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि हम लोग पर ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट ला रहे हैं, राइट। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे, कुछ दिन पहले का ये अपडेट है कि एलपी का वैकेंसी को जो है वो 5,000 से बढ़ा के 18,000 के आसपास हो गया है, 20,000 के आसपास हो गया, आप बोल सकते हैं अप्रोक्स, अगर मैं बात करता हूं। तो आप देख सकते हो कि आगे चलकर भी ये जो वैकेंसी है वो आगे चलकर बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारा मेजर फेल्योर देखने को मिल रहा है। आप देखोगे 1 बाय 1 का ट्रेन हादसा होते जा रहा है ना, और बहुत सारी कमी है। तो बहुत सारी कमी को पूरा करने के लिए चाहिए ही चाहिए, और आगे चलकर कई सारा प्लान बनाया गया है, नए नए रेलवे ट्रैक वगैरह बनेगा, है ना, स्टेशन बनाया जा रहा है, रेलवे बोगी बनाया जा रहा है। तो उसको फ्यूचर में अगर ध्यान रखा जाए ना, तो हो सकता है कि वैकेंसी और बढ़े। और जिस तरह का 2019 में आया था लगभग, अगर मैं वैकेंसी का बात करता हूं तो देख सकते हो 12,844 यानी 13,000 के आसपास वैकेंसी आया था 2019 का। तो हो सकता है कि ये भी जो वैकेंसी अभी 8,000 के आसपास है, ये भी 12-13,000 चल जाए, हो सकता है ज्यादा भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो तो सर ये क्या प्रूफ है कि बढ़ने का चांस है, तो अगर ये जानना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। तो देखो, मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा। तो चलिए, उसके लिए बताने से पहले थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई जेई के लिए आपको पता है कि आपका डिप्लोमा या डिग्री रहे, ये दोनों अगर आपके पास है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डीएमएस का, तो इसके लिए भी डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, किसी सेक्टर से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो
डीएमएस के लिए। सिमिलरली अगर बात करेंगे आईटी में, तो आईटी में बीएससी मांगा जाता है, फिर आईटी मांगा जाता है, कंप्यूटर मांगा जाता है 3 ईयर डिप्लोमा और बीटेक। और वही अगर बात करूंगा सीएमए का, तो इसमें भी आपको मांगा जाता है बैचलर डिग्री साइंस और फिजिक्स के साथ 55 मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखो होता क्या यहाँ पे, अब आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत बच्चे करते हैं और कहाँ पे बच्चे फंसते हैं। पहले मैं स्टेज का बात कर लेता हूँ। यहाँ पे केवल 4 स्टेज देखने को मिलता है। 2 स्टेज तो होता है, 2 एग्जाम का सीवीटी बेस्ड होता है, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। और याद रखना पे मेडिकल एग्जामिनेशन इतना टफ नहीं होता है ना, जैसे आई टेस्ट वगैरह हो गया। तो आप जेई बन रहे हो ना, आप कोई ग्रुप डी लेवल में नहीं जा रहे हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपका सेफ्टी कैटेगरी में जाते हो, तो वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि आपका आई जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे उतना ज्यादा मैटर तो नहीं करता है। लेकिन अब यहीं पे एक आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि मेडिकल इतना भी नहीं है, 6/9 मांगा जाता है, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग होता है। A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, E1 होता है। इन सब पे अलग अलग तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन मांगा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो बच्चे फंसते हैं, वो है आईज। क्यों? क्योंकि एज इंजीनियर आप पता बहुत ज्यादा पढ़ते हो, आपके पावर चश्मा बहुत सारे स्टूडेंट का लगा होगा, या फिर अगर नहीं लगा होगा तो बहुत सारी गलती क्या करते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा। कई सारे बच्चा हुआ था 2019 में, नॉट ओनली आरआरबी जेई में बात कर रहा हूं, एनटीपीसी में, इवन तक का ग्रुप डी में, है ना, ग्रुप डी में हो गया, नहीं हो पाया था एकदम मेरिट लिस्ट अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी रैंकर बच्चा नहीं हो पाया था। किसके वजह से? उन लोग को लगा था पावर मेरा ठीक ठाक है, लेकिन जब गए ना वहां पे डायरेक्ट मेडिकल के पास, तब पता चल रहा कि उनके आंख में पावर चढ़ चुका है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना और बचना है, अपने आप को बचाना चीजें से। जैसे आप ज्यादा ब्राइट में, जैसे होता है ना कि आज के टाइम पे आप जो भी लेक्चर वगैरह देखते हो, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देखते हो, तो ऑनलाइन लेक्चर देखते हो या तो आप ऑनलाइन से बचो, है ना, अगर जो क्लासेस चल रहा है वही देखो, बाकी चीजें टाइम बर्बाद मत करो यूट्यूब में देख के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, इससे आपको बचना है। अगर आपको जॉब करना तो ये भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप सिलेक्शन होने से रुक जाए तो बेटर है, इस चीज से बचो। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है अच्छे खासकर बच्चे का, कि जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, मुझे लग रहा है आज के टाइम पे अगर आपके पास चश्मा नहीं भी है तो एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेकआउट कर लेना। याद रखना मिनिमम सबसे अच्छा था 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर से ज्यादा आपका पावर नहीं लगना चाहिए। सबसे ऊपर कैटेगरी का बात करा जाए आरआरबी जेई में, उसके नीचे भी है 3 डायोप्टर भी है, 4 डायोप्टर भी है, लेकिन वो जब आपका रैंक बहुत अच्छा रहेगा, तब नंबर बहुत अच्छा लाओगे, तब उस तरह का आपको कैटेगरी मिलेगा। लेकिन मिनिमम कम से कम 2 डायोप्टर ये आपका रहता है, A1 कैटेगरी में आपको ये मांगा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पावर। तो ये जरूर देख लीजिएगा, बचिएगा, और मेडिकल में जाकर चेक भी करवा लीजिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। जो भी ग्लासेस होता है, जैसे आज के टाइम पे यूवी रे वाला, और जो भी कंप्यूटर से निकलने वाला जितनी रे है उसको रिफ्लेक्ट करके चल जाता है, उसको कहा जाता है आपको एक तरह से मिलता है ब्लू रे कट वाला मिलता है चश्मा, ग्लास मिलता है, उसको जरूर पहन के आप लोग पढ़िएगा ताकि ये आपका आंख बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। दूसरा मैं बता देता हूं, क्या सब बोलते हैं ना कि भाई अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो सीबीटी जो 1 है उसको ज्यादा टारगेट करो, कि सीबीटी फर्स्ट का अगर बात करा जाए तो इसमें पूरा नॉन टेक्निकल है। सही बात है, सीबीटी 1 जो है आरआरबी का प्योर नॉन टेक्निकल होता है, 90 मिनट आपको टाइम मिलता है, इसमें नेगेटिव भी रहता है 1/3 का। इसके अलावा आपको 100 नंबर का क्वेश्चन देखने मिलता है, जिसमें मैथमेटिकल, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस रहता है। अब बोलता सब इसी को ध्यान दो और सीबीटी 2 को ध्यान ही मत दो, लेकिन आप ध्यान देना कि सीबीटी 1 जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। आप इसमें कितने नंबर ले आए ना, रैंक कर गए, टॉपर कर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे जो बच्चा ना केवल बस किसी तरह से क्वालिफाई किया, वो और आप टॉपर कर गए, फिर भी दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सीबीटी 2 जो है ना यही आपका मेरिट बनाएगा। सीबीटी 2 से मेरिट बनेगा और इसी से आपका जॉब लगने वाला है। तो सीबीटी 2 तो आपको बाबू अभी से ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मेन आता है टेक्निकल, लेकिन हाँ इसके साथ कुछ ऐसे नॉन टेक्निकल भी आ जाता है। 3 आपका देख सकते हो, एक आपका जनरल अवेयरनेस जो सीबीटी 1 में भी देखने को मिलता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो हटा के अगर साइंस का बात करा जाए और जनरल अवेयरनेस का बात करा जाए, 30 नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी देख सकते हो जनरल अवेयरनेस है और यहाँ पे आपका क्या साइंस है। तो ये दोनों तो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, 10-10 नंबर का। ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। मेन आपका 15-15-30 जो है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा सीबीटी 1 केवल वही। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो टेक्निकल है 100 नंबर का, ये अभी से ध्यान देना है। मिनिमम आपको 40 लाना है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 30 लाना है, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25, ये दोनों में है, इतना लाना पड़ेगा। और सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 तक के लिए कितने बच्चे जाएंगे, जितना रिक्रूटमेंट आएगा उसका 15 टाइम्स। जैसे मान लो अभी अगर बात करता हूं तो 8000 के आसपास, तो 8000 का 15 टाइम जितना कैंडिडेट्स होगा उसको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो 15 गुना ज्यादा बच्चे को बुलाया जाता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि 15 गुना में केवल आपको देखो, अब 15 टाइम बुलाया जाएगा, लेकिन इस 15 बच्चा में केवल एक बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के बाद। तो ये मत समझना सीबीटी 2 पहुंच गया तो मेरा बन गया मेरिट, नहीं, ये गलती मत करना।
मेडिकल में बहुत ज़्यादा ध्यान देखना आप लोग, है ना। और इसके अलावा टेक्निकल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। सीवीटी 1 निकाल लिया उसका मतलब नहीं है, टेक्निकल में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सीवीटी 1 के लिए क्या करेंगे सर, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना, लेकिन सीवीटी 2 को छोड़ना नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान अगर देना तो मैं देखो आज के टाइम में बहुत सारे में समझ नहीं आ रहा बच्चे मतलब टीचर ऐसा क्यों करते हैं। सब बोलते हैं क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे अधिकतर नॉन टेक्निकल का बहुत सारा आप देखोगे यूट्यूब चैनल है। अब वो तो बोलते ही नहीं सब चीज़ के बारे में, वो बोलते हैं मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ो, और जनरल अवेयरनेस वगैरह पढ़ो, जीए वगैरह पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो। ये दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ो। गलती, बिल्कुल गलत है। आप ये सभी ना पढ़ के, मैं अगर मेरा बात मानोगे, और आप देखो मेरा भी बात क्यों मानना, आप देखो कि सीवीटी 2 में जो मेरिट जहां से बन रहा है वहां पे कौन कौन सा चीज कॉमन गा रहा है। तो एक तो कॉमन आ रहा है जनरल अवेयरनेस, और एक आता है साइंस। यानी कि क्या समझे, आपको ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो आपका जीए है और साइंस है, इसको ध्यान देना। क्योंकि ये 15 नंबर सीवीटी 2 में भी पूछा जाएगा, और जो 30 है साइंस से, इसमें भी 15 नंबर पूछा जाएगा सीवीटी 2 में। तो मैं बोलूंगा ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं पढ़ना, पढ़ो। एज ए इंजीनियर रीजनिंग उतना खराब नहीं होता। आप अगर 25 में अगर बात करा जाए क्वेश्चन में, तो आप 20 नंबर बना लेते हो। हाँ, मैथमेटिक्स बात करा जाए, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, 2-3 घंटा आप डेली अगर ध्यान दोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके लिए बस क्या करना है, आप पहले बात कहीं से कोर्स लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो केवल अगर आप पढ़ चुके हो पहले तो बस प्रीवियस ईयर लगा लो, आरआरबी जेई का या एनटीपीसी का, ग्रुप डी का लगा लो, काम यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप अपनी एक टाइम पढ़ रखा है तो प्रीवियस ईयर लगा लो, काम बन जाएगा। सेम विद जनरल अवेयरनेस, इसके लिए भी अगर प्रीवियस लगा लोगे, लूसेंट वगैरह लगा लोगे तो आपको सफिशियंट है ना, समझ गए। तो ये दोनों ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये यहां भी काम करेगा और मेरिट भी इससे बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये दोनों हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं हो। टेक्निकल में अभी से ही ध्यान देना है, क्योंकि यही मेरिट बनेगा, यही मेरिट बनेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं, इस बात का ध्यान रखना। दो चीजें का ध्यान रखना जो मैंने बताया, ये बहुत ज्यादा फोकस सब करता है मैथ और रीजनिंग में। ये भूल मत जाना कि जीए पढ़ना है ना, और साइंस पढ़ना, और टेक्निकल तो पढ़ना अभी से ही है। मेरिट यही बनाएगा, यही आपको जॉब दिलाएगा, समझ गए, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाता है कि सर एक काम करते पहले सीबीटी 1 को निकाल लेते हैं। देखो ये सारी गलती है, मेडिकल में ध्यान नहीं देते बच्चे, आप मैथ और रीजनिंग में ज्यादा घुस जाते हैं, और ये जीए वगैरह में ध्यान देते हैं, टेक्निकल एबिलिटी में ध्यान देते हैं। और एक सुनो गलती, सब क्या बोलते हैं, आप पहले एक काम करो सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर दो, सीबीटी 2 जो है बाद में ध्यान देना। एक काम करते हैं 2019 का ही पेपर मैं आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि क्यों गलती हो जाता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे एप्लीकेशन कब आया था 2019 में बात करता हूं तो जनवरी में आया था, और एग्जाम कब हो गया था सीबीटी 1 मई में एग्जाम हुआ था। तो जनवरी में आया एप्लीकेशन, और मई में आपका हो गया एग्जाम। मई में आपका क्या हो गया, एग्जाम हो गया। कितना आपको टाइम मिला, जो जनवरी के बाद आपका पूरा जनवरी हो गया, चलो जनवरी मान लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में आपका एग्जाम हो गया 22 मई से। तो 4 महीना आपको टाइम केवल मिल रहा है, किसके लिए, नोटिफिकेशन आने के बाद। तो 4 महीना अगर आप नॉन टेक्निकल में जाते हो, अब मान लेते हैं कि सीबीटी 1 एग्जाम हो गया मई से जून के बीच में, एक महीना में होता क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स रहता है। उसके बाद देखो सीबीटी 2 का एग्जाम कब हो रहा है, अगस्त में हो गया डियर। मई के बाद आपको केवल कितना मिला, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में तो एग्जाम ही हो गया, अगस्त में एग्जाम ही हो गया 28 में। तो केवल 2 से लेकर 2.5 मंथ का टाइम मिलता है सीबीटी 2 के लिए। आप 2 महीना में क्या पूरा का पूरा टेक्निकल एबिलिटी कर सकते हो। जो बीटेक का डिप्लोमा आपने किया है, तो 3 साल 4 साल में पढ़ा है, वो आप क्या 2 महीना में पढ़ सकते हो। ये जो 2-3 महीना है रिविजन के लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है, समझ गए, रिवीजन और टेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप सोचोगे ये कि मैं सीबीटी 1 को पहले क्वालिफाई कर लेता हूँ देन करता हूँ, और आप बात ये भी समझो ना कि सीबीटी 1 में जो आप पढ़ोगे वो काम ही नहीं आएगा सीबीटी 2 में, केवल जीए और साइंस आएगा काम। तो इस तरह से पढ़ना है। मैं बोलूंगा आप जीए, जनरल अवेयरनेस, साइंस में, इन दोनों में कम से कम 4 घंटा टाइम अभी आप दो। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आप पढ़ चुके हो तो 2 घंटा सफिशियंट है, न्यू हो तो 4 घंटा टाइम दो, और टेक्निकल एबिलिटी में कम से कम आप यहाँ पे 2 से 3 घंटा टाइम दो। न्यू हो पुराना, 2 से 3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, रिविजन करना ही पड़ेगा। और बाकी जो टाइम बचा वो आप मैथ और रीजनिंग के लिए 2 घंटा के आसपास दे सकते हो। तो कुल मिला के आपको 2-2 4 और 2 6 घंटा, अगर आप न्यू हो या फ्रेशर हो 6 घंटा मिनिमम देना है। अगर न्यू हो तो इससे आप ज्यादा देना पड़ेगा, 8 घंटा के आसपास, तब जाके होगा। तब जाके ये जो आपका 4 मंथ इधर और 2 मंथ इधर, 6 मंथ 7 मंथ का प्रिपरेशन हो पाएगा। नहीं तो अदरवाइज आप भूल जाओ, निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वालिफाइंग नेचर का जो है वो नॉन टेक्निकल का पूरा पेपर है ना, जो कि सीबीटी 1 में भी कुछ नॉन टेक्निकल है और सीबीटी 2 में भी कुछ नॉन टेक्निकल है। और अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 जो कि प्योर मेरिट में है, ये टेक्निकल आपका पेपर है, प्योर टेक्निकल आपका सीबीटी 2 है। तो इसमें कुछ पेपर मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं जीआर साइंस का, जैसे मैंने कहा ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में है।
ये क्वालिफाई भी कराएगा और मेरिट भी बनाएगा, मतलब ये मेरिट लिस्ट में है ना भाई, ये मेरिट लिस्ट इससे बनेगा और सीबीटी 1 में भी है, तो आपको इसको तो ध्यान देना ही देना। देखिए मैथ और रीजनिंग का बात करेंगे, ये केवल सीबीटी 1 में और ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का, इससे मेरिट नहीं बनेगा, तो आपको उतना ही पढ़ना जिससे क्वालिफाई हो जाओ। मतलब बहुत ज्यादा आपको जैसे होता है ना कि पूरा डीप गए इसी में, टेक्निकल को भूल गए, ये मत करना। और सीबीटी 2 में देख लो, ये भी सीबीटी 2 का बात है, तो ये भी मेरिट बनेगा। तो मेरिट में बनने वाले क्या क्या आ जाता है, एक तो आ गया जीए, साइंस और टेक्निकल एबिलिटी। मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल तो सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो आप ये सारे चीज जीएस, साइंस और टेक्निकल में ज्यादा ध्यान देना, मेडिकल में थोड़ा ध्यान देना, आंख का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे, मैं बोल रहा हूं कि कम से कम मैं बात करता हूं, मैं अपने आंख में मतलब मैं देख चुका हूं कि कम से कम अगर 100 बच्चा टेक्निकल में टॉप कैटेगरी में गए हैं ना, तो उसमें से कम आपका 30 से 40 बच्चा इस वजह से गए कि आंख का खराब है। खासकर आंख में ज्यादा सबको दिक्कत हुआ था, क्योंकि आज के टाइम पे ऑफलाइन में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 2-3 लाख रुपया खर्च कर सकते हो, तब आप आरआरबीजे का प्रिपरेशन कर सकते हो। अदरवाइज आपका और देखोगे ऑनलाइन में तो बहुत ही सस्ता हो जाता है, इसीलिए आप ऑनलाइन में सब जाते तो ध्यान देने वाली बात है। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में वैकेंसी निकल जाता है। आप देखते हो अगर प्रमोशन, तो जेई से सीनियर सबसे इंजीनियर, फिर गेजेटेड इंजीनियर बनते हो, गेजेटेड डिविजनल इंजीनियर, फिर आपका डिविजनल इंजीनियर और फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप आरआरबीजे का तैयारी करना चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारा फी वगैरह ला रहा, मैं यहाँ पे फ्री में आपको करा रहा हूँ। अगर मेरे बारे में आपको जानना है कि भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो हूँ कई जगहों पे पढ़ा चुका हूँ, ऐसा बात नहीं है। अनअकैडमी में बात करता हूँ, या टेक्स्ट बुक में बात करता हूँ, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में बात करता हूँ, इन्फिनिटी एकेडमी में बात करता हूँ, सिविल पॉइंट में बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट विकट, और भाई बहुत जगहों में मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं आप लोग को, चूंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और ये पेड कोर्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारा का सारा फ्री में पेड कोर्स दिया जाए। जैसे देखो अभी 21 वीडियो आ चुका है थर्मोडायनेमिक्स में, 21 वीडियो, इसमें अभी 10 वीडियो और आएगा, लगभग 31 वीडियोस आएगा। 31 वीडियो मतलब हर एक जो वीडियो वो 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास, लगभग 40 से 45 घंटा का पूरा लेक्चर आप देख सकते हो। ये आपका यहाँ से देखो 1 2 लेक्चर, 3 4 5 6 7, सब देखो, कोई आपका 1 घंटा के आसपास का है, कोई यहाँ पे देखो सब 1 घंटा के आसपास, 50-54 मिनट। यहाँ देखो 16वां लेक्चर तक यहाँ पे है, बहुत सारा 1.5 घंटा का भी है, 1.5 घंटा का भी लेक्चर वगैरह, 2 घंटा का भी लेक्चर आपको देखने मिलेगा, है ना। देख सकते हो 1 घंटा 40 मिनट का है ना, इस तरह से। तो अभी आपका लगभग इसके अलावा उधर 21 वीडियो, 9 वीडियो आ चुका आपका आरआरबी जेई का पीवाईक्यू में करवा दी हूं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ ऑल जितने भी और इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे एसएससी का क्वेश्चन करवा दिया हूं, इसमें कई सारा यूपी ट्रिपल एससी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आरआरबी जेई में, उसका भी 9 वीडियो। अभी थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट हो चुका है, जीरोथ लॉ का, फर्स्ट लॉ का, सेकंड लॉ का, एंट्रोपी का, जितने भी आपका रिलेशन, थर्मोडायनेमिक रिलेशन का आप देख सकते हो, आपका 1 से लेकर यहाँ पे देख सकते हो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 4 5 6 7 8 9, और ये सब फ्री में है, टोटल फ्री में है। ये टोटल फ्री में आप देख सकते हो, कोई यहाँ पे आपको कॉस्ट नहीं है, 100% फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स से भी पूरा अपलोड कर दिया गया है, धीरे धीरे करके सारे जो है कोर्सेज को भी अपलोड किया जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो, है ना, देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स केवल और केवल कितना का आप देख लो, केवल 970, मतलब 1000 से भी कम का कोर्स है, 1000 से भी कम का कोर्स आप लोग के लिए 86% को ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि मेरा कहीं और से काम बन जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग खुद जो है वो ज्यादा इतना पैसा इन्वेस्ट करो। और मैं अगर बात करता हूं तो अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, है ना, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में, द इन्फिनिटी एकेडमी में, टेक्स्ट बुक में, सिविल पॉइंट में, कॉन्सेप्ट डिकोडर में, और मैं अवार्ड विनिंग भी फैकल्टी रह चुका हूं मैकेनिकल का, ये बहुत अच्छी बात है। मैं गेट रैंकर भी रह चुका हूं, आरआरबी जेईई सीनियर इंजीनियर, यूपीएससी को मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। तो यहाँ पे वही सारा चीज आपको मिलेगा, जो मैं वही मेरा ही कोर्स वहां पे मिलता है, ज्यादा कॉस्ट में आपको कम में नहीं, फ्री में ही मिल रहा है। आप बोलेंगे सर आप फ्री में जब पढ़ा रहे हो तो इसका कॉस्ट आपने क्यों रखा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको पहली बात शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको, है ना, शॉर्ट नोट्स जो बनाया मैं स्पेशल वो मिल जाएगा, जो क्लासेस का पीडीएफ वगैरह है, जो क्लासेस का पीडीएफ है उसको भी बना के आप लोगों को दे दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें वर्कबुक में दूंगा, क्या दूंगा, वर्कबुक। और वर्कबुक में कितना क्वेश्चन रहेगा, लगभग आपका 16,000 के आसपास आपका क्वेश्चन रहेगा, 16 से लेकर 20,000 क्वेश्चन, जिसमें इंडिया के सारे जेईई एंड एई का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझ गए। तो वहां पे क्या मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा लगभग 16,000 के आसपास, प्लस उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल सेशन भी स्पेशल मिलेगा, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन। तो इन सब के लिए चीज को रखा गया है। अदरवाइज पूरा का पूरा बैच में फ्री में पढ़ा रहा हूं, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो है इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।